नमस्कार प्यारे छात्रों। आज का हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। क्लास 12 की केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का। ये दूसरा चैप्टर था क्या? बिलियन था हमारे पास। दूसरा चैप्टर हमारा था बिलियन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते थे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन नामक चैप्टर यानी बिलियन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है हेनरी का नियम। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि सर हेनरी का नियम नहीं समझ में आता, इसमें इसका स्टेटमेंट फॉर्मूला सभी को एक्सप्लेन करना है। एक बार तो देख लेते हैं कैसे होता है। इसके लैंग्वेज को, इसके स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग एक बुक का सहारा लेंगे, और वो बुक हमारा कोई और नहीं बल्कि कौन सा है? एनसीईआरटी। क्योंकि यदि ये आपको एक बार समझ में आ गई, यदि एनसीईआरटी वाली बुक आपको एक बार समझ में आ गई, तो फिर आपको बाकी कोई भी चीज, बाकी किसी भी चीज को आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने एनसीईआरटी बुक के तरफ। यदि आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से आपको पता चलेंगे कि हेनरी ने जो अपना नियम दिया था, वो नियम किस चीज के लिए दिया था? तो गैसों की द्रव्यों में विलेयता के लिए दिया था। गैसों की द्रव्यों में विलेयता के लिए, यानी कि गैस को जब हम लोग द्रव्य में घुला देंगे, विलित करवा देंगे, मिला देंगे, तो उसी चीज के लिए ये हेनरी ने अपना नियम दिया था। और वो जो गैस है द्रव्य में घुलाएंगे तो किस प्रकार से मिलेगा, किस प्रकार से घुलेगा, इस चीज के बारे में बतलाता है हेनरी का नियम। यदि आप यहाँ से एक पहला लाइन को देखिए तो आपको कुछ बातें पता चलेंगी। जैसे कि यहाँ पर ये बहुत सी लिखा हुआ, बहुत सी गैसें जल में घुल जाती हैं, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। यानी कि लिखा हुआ कि बहुत सी गैसें जो है जल में घुल जाती है, जल में उसको हम लोग घुलाएंगे तो घुल जाएगा। और ऑक्सीजन थोड़ी कम घुलती है, लेकिन घुलती जरूर है। और ऑक्सीजन की यह घुली हुई मात्रा ही जलीय जीवन को जीवित रखती है। मतलब ये क्या बतला रहा है कि ऑक्सीजन जो जल में घुली हुई रहती है, इसी के कारण से जल में जलीय जीव जीवित रहते हैं और वो सरवाइव कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जल में, पानी में, नदी में, समंदर, तालाब, इन सभी चीजों में जो मछलियां, उनके साथ साथ और भी छोटी छोटी जीव जो रहती है, वो भी सांस लेती है। और सांस के रूप में वो भी तो ऑक्सीजन ही लेती हैं। और उसको ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है? तो उसको जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, जो मिलता है, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस के रूप में ले लेता है। मतलब इससे ये क्लियर होता है कि ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है, यानी कि गैस द्रव में घुल सकती है। अब आपको लगता है क्लियर हो गया होगा कि हेनरी का नियम किस चीज के लिए था। हेनरी का नियम था कि गैस द्रव में किस प्रकार से घुलता है, और घुलता है तो उस पर वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सीधे हेनरी के नियम की तरफ। यदि ये बातें आपको पता चल गई अब, हाँ, ये है हमारा स्टेटमेंट में जो हम लोगों को तलाश थी इस चीज का, हेनरी के नियम का। तो हेनरी का नियम जो है वो बतलाए सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रक में संबंध। यहाँ से दो पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। दो पॉइंट को क्या लिखा हुआ? विलेयता और दाब के बीच में, विलेयता तथा दाब के बीच में जो संबंध है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हेनरी नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। मतलब किसी गैस तथा द्रव का यदि विलयन है हमारे पास, तो उसकी विलेयता, गैसों के द्रव में विलेयता, हेनरी का नियम किस चीज के लिए है? गैसों की द्रव में विलेयता के लिए, तथा उस पर लगने वाले दाब के बीच में रिलेशन बताया था, संबंध बतलाया था। और अब हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट पर, जो स्टेटमेंट हम लोग खोज रहे थे, जहां तक हम लोगों को चलना था। वो क्या लिखा हुआ? इसके अनुसार, यानी कि हेनरी के नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी विलेयता सोल्यूशन, सोल्यूबिलिटी, विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती। कितनी आसान सी बातें। ये जो अंडरलाइन हम लोगों ने किया है, क्या लिखा है? इसके अनुसार स्थिर ताप पर, तापमान स्थिर रहनी चाहिए, कंडीशन है। स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलेयता, ध्यान से देखिएगा, द्रव में विलेयता, क्या लिखा हुआ? द्रव में विलेयता अथवा विलयन की सतह पर, विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। बस ये दो वर्ड काफी है हम लोगों को इस चीज को समझने के लिए। हम लोगों को इस चीज को समझने के लिए बस ये दो वर्ड काफी। यदि हम लोग इसको लिखे अपने तरफ से भाषा के रूप में, तो लिख सकते हैं कि, कहां पर लिखें, लिख लेते हैं, विलेयता जो है, विलेयता किस चीज का? गैसों का द्रव में विलेयता, ये सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस चीज का? आंशिक दाब का, आंशिक दाब का। ये बस इतनी छोटी सी चीज थी हमारी हेनरी का नियम। ये छोटा सी चीज आप लोगों को नहीं समझ में आती है तो दिक्कत वाली बात है। एनसीईआरटी स्पष्ट रूप से लिख रहा है हेनरी के नियम के बारे में कि हेनरी ने
विलेयता और दाब के बीच में एक संबंध दिया था जिसको क्या कहते थे, हेनरी का नियम। और क्या बोला था कि गैसों की द्रव्य में विलेयता, गैसों की द्रव्य में विलेयता उसके आंशिक दाब यानी कि विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब का सीधा समानुपाती होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि हेनरी का नियम क्या है, तो आप 2 शब्द में बता सकते हैं हेनरी का नियम। क्या क्या 2 शब्द है? पहला शब्द विलेयता और समानुपाती होता, दूसरा शब्द आंशिक दाब के। लेकिन इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन किया है, इसी को थोड़ा सा और आसान भाषा में दिखलाया है, जिसके कारण से कि बहुत सारे स्टूडेंट को स्टेटमेंट में, हेनरी का स्टेटमेंट लिखने में कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आगे देखिएगा, डाल्टन जो कि हेनरी के समकालीन थे ने भी स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला था कि द्रव्य विलयन की विलेयता, द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। ये छोटी सी बातें हैं। डाल्टन क्या बतलाया था? डाल्टन जो कि हेनरी के समय के ही एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी ये बतलाया था, हिंट्स किया था कि विलेयता दाब के संबंधित होता है, रिलेटेड होता है। खैर इनको छोड़ना है, इससे हम लोगों को कोई काम नहीं है। लेकिन इसके बाद जो एक लेना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की चीज है, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यदि हम, ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, यहां नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यदि हम विलयन में गैस के मोल अंश को, ध्यान से देखिएगा, मोल अंश को उसकी विलेयता का माप माने तो ये कहा जा सकता है कि, ध्यान से समझिएगा, एक हमारे पास एक नया चीज आ गया जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है इसका स्टेटमेंट लिखने में। आप ये ऊपर वाले स्टेटमेंट भी आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से बस फॉर्मूला नहीं मिल रहा है हम लोगों को। फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, धीरज रखिएगा। ये बोल रहा है कि यदि हम लोग मोल अंश को उसकी विलेयता मान लें, यानी कि मोल विलेयता की जगह पर हम लोग मोल अंश लिख सकते हैं। कितनी आसान सी बात है, बस ये एक चीज बदलाव किया गया है। इतना सिंपल सा है हेनरी का नियम कि उसने क्या बोल दिया डायरेक्टली, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लैंग्वेज है कि यदि आप मोल अंश को उसकी विलेयता मान लें तो क्या हो जाएगा, तो फिर मोल अंश सीधा समानुपाती हो जाएगा आंशिक दाब का। ये तो बात है। देखिए अगला लाइन में क्या लिखा हुआ है, किसी विलयन में गैस का मोल अंश, ध्यान दीजिएगा, मोल अंश, फिर तो मोल अंश ही हो जाएगा ना समानुपाती। मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब दिखाई दिया हम लोगों को, आंशिक दाब के क्या हो जाएगा, समानुपाती होता है। क्लियर बातें है ना। हम लोगों को पहले ये पता है कि गैसों की द्रव्य में विलेयता, ये ऊपर के स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा था, गैसों की द्रव्य में विलेयता सीधा समानुपाती होता उस पर लगने वाले आंशिक दाब के। लेकिन यदि हम लोग विलेयता को आंशिक दाब, ये मोल अंश बोल दें, तो ये भी बोल सकते हैं कि मोल अंश आंशिक दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप इन दोनों तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन फाइनली जो इसका नियम बनाया गया है, इसका नियम जो लिखा गया है, वो क्या बतलाता है, वो आखिरी में लिखा हुआ है, सामान्य रूप से हेनरी के नियम के अनुसार, यानी कि सामान्यतः जनरली हम लोग जो इसका फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं वो भी इसी प्रकार से होता है। विलेयता की जगह मोल अंश ले लिया, आंशिक दाब की जगह आंशिक दाब, बस उसी को थोड़ा उल्टा करके लिखा है। बाकी है सेम चीज, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सेम चीज ही है। एक बार पढ़ लेते हैं फिर पता चलेगा। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, यानी कि गैस का आंशिक दाब P, इसके बारे में कुछ बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। गैस का आंशिक दाब P यानी कि P, कहाँ गया, गैस का आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश, उसी विलयन में गैस के मोल अंश यानी कि X, मोल अंश यानी कि X के समानुपाती होता है। के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि P जो है P इसके X के समानुपाती होता है। ये हमारा फाइनल हेनरी का नियम है। P है क्या, P के बारे में यदि बात करें तो P है आंशिक दाब, P क्या है, आंशिक दाब। और ये X क्या है, ये X क्या है, X है मोल अंश, विलयन का मोल अंश है, X मोल अंश है। तो इस प्रकार से आप फाइनली बोल सकते हैं। और ये कोई नया चीज बिल्कुल से नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि विलेयता आंशिक दाब का समानुपाती होता है, और यहाँ पे एनसीईआरटी स्पष्ट रूप से बतला रहा है कि विलेयता को आप क्या ले सकते हो, मोल अंश ले सकते हो। यदि विलेयता को मोल अंश ले लिया तो हो तो गया, आंशिक दाब फिर किसका समानुपाती हो जाएगा, मोल अंश का। यानी कि मोल अंश बढ़ा तो आंशिक दाब बढ़ेगा, आंशिक दाब बढ़ा तो मोल अंश बढ़ेगा। और ये मोल अंश किसके जगह पर हम लोगों ने लिया है, विलेयता के जगह पर, अर्थात कुल मिलाकर के घुमा फिरा करके उसी जगह पर फिर से आ रहा है कि आंशिक दाब मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। और इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लिखा गया, P
इसको अब हम लोग ले आते हैं सामने, हमारे सामने। हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ लिया कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x का, यानी कि आंशिक दाब मोल अंश का समानुपाती होगा। और जब हम लोग समानुपाती चिन्ह को हटा के बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ भी एक कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट का नाम है KH, जो कि हेनरी ने बदलाया था, इंटू x तो अपने जगह पर रहेगा ही रहेगा। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हुआ हेनरी के नियम का, ये आपको याद रखना है। और याद रखना कितनी सिंपल सी है, ये आपको यहाँ से दिखेंगी। यदि आपसे हेनरी का नियम पूछा जाए तो आप 2 शब्द में बोलोगे डायरेक्टली, क्या कि गैसों की द्रव्य में विलेयता। सबसे पहला सवाल तो यह है कि हेनरी का नियम किस चीज के लिए था, तो तुरंत जवाब आना चाहिए कि गैसों की द्रव्य में विलेयता के लिए। तो फटाक से जवाब आया, गैसों की द्रव्य में विलेयता का आंशिक दाब यानी कि P सीधा समानुपाती होता है उसके विलयन के मोल अंश के। फिर फॉर्मूला लिखना P समानुपाती x, समानुपाती चिन्ह हटा के बराबर लिए तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा KH। जहां ये KH है क्या है, इसके बारे में आप बता दोगे फटाक से कि KH क्या है हमारा, ये है हेनरी स्थिरांक। और फाइनली हमारा फॉर्मूला बना ये P बराबर KH इंटू एक्स, ये है हेनरी का नियम। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई होगी तो बस इतना दूर का आपको स्क्रीनशॉट करना है समझने के लिए, और ज्यादा स्क्रीनशॉट करने की जरूरत भी नहीं है। यदि ये स्क्रीनशॉट हो जाए तो आप एनसीईआरटी में जाकर के खुद से पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर सकते हो देखने के लिए, रिविजन करने के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना है आपको। तो उम्मीद है आपको ये हेनरी का नियम समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको कौन सी टॉपिक नहीं समझ में आ रही है या किसी टॉपिक पर डाउट है क्लास 12th के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में, हमको टॉपिक का नाम बताइए, हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।